नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी चल रही है नसीबों का लिखा भी क्या गज़ब होता है और इसके 14 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। दोस्तों, ये 15वां पार्ट है। दोस्तों, कहानी के सभी पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट के अंदर कहानी के सभी पार्ट्स विद्यमान हैं और आप जाकर के उन सभी पार्ट्स को पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को शुरू करते हैं। सीमा पहले बिमला के मेहंदी लगा चुकी थी और अब अपने हाथों में मेहंदी लगाने लगी। रागिनी बड़े ध्यान से देख रही थी। ये क्यों लगा रही हो मम्मा? कल त्योहार है ना, पूजा करेंगे और सजेंगे। अच्छा, मैं भी सजूंगी तो मेरी भी मेहंदी लगाओ। अपना हाथ आगे करते हुए रागिनी बोली। हाँ हाँ जरूर। और सीमा ने उसके हाथ पर स्वास्तिक बना दिया और दूसरे हाथ पर एक फूल बना दिया। अब ऐसे ही रखना, हाथ पोंछना नहीं, नहीं तो फिर मेहंदी रचेगी नहीं, सीमा ने समझाते हुए कहा। हाँ में हामी भरती हुई रागिनी खुश होते हुए संदीप को दिखाने चली गई। थोड़ी देर बाद बैठक में से संदीप आया तो सीमा एक हाथ में मेहंदी लगा चुकी थी। देखो ना, अब मैं दूसरे हाथ में मेहंदी कैसे लगाऊं? उसने परेशान होते हुए संदीप से कहा। माँ के पास चली जाओ, वो भी तो लगाती हैं, बड़ी अच्छी बेल लगाती हैं वो, संदीप ने माँ की तारीफ करते हुए कहा। अच्छा, पहले नहीं बताया, पर अब तो मैं उनके दोनों हाथों में मेहंदी लगा चुकी हूँ, अभी सूखी भी नहीं होगी, वह सोचते हुए बोली। तुम लगा दो ना, मुस्कुराते हुए अपने हाथ संदीप की ओर बढ़ाते हुए सीमा ने कहा। मैं? पर मैंने तो कभी नहीं लगाई, उसने झिझकते हुए कहा। पर माँ को लगाते तो देखा है ना, बस वही याद करते हुए लगा दो। तुम जैसी भी लगाओगी वो सबसे अच्छी होगी, सीमा ने उसको हौसला बढ़ाते हुए कहा। हाँ हाँ लगा दे संदीप, एक बार मेरे भी तो लगाई थी, जब मैं बिंदी लगा रही थी तो तूने एक फूल बनाया था, अंदर आते हुए बिमला बोली। मैं लगाऊं मम्मा? पीछे से रागनी आते हुए बोली। मैंने भी एक दिन अपनी ड्राइंग बुक में एक फूल बनाया था और मैडम ने गुड बोला था, आपने देखा था? रागनी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए बोली। नहीं बेटू, तुम्हारे हाथ में भी मेहंदी लगी है ना, वो खराब हो जाएगी, वह समझाते हुए बोली। विमला को लगा सीमा संदीप का सामीप्य चाह पाने के लिए ऐसा कर रही है शायद, तो बोल उठी। संदीप लगा देना, तेरे लिए ही तो लगा रही है। रागिनी आज दादी के पास सोएगी, अचानक विमला ने पूछ लिया। सीमा और संदीप ने माँ की ओर देखा। अरे, इतने दिनों बाद आई है तो थोड़ा समय मेरे पास रह लेगी, विमला ने बात बनाते हुए कहा। रागिनी चुप रही। अपने स्कूल की बात बताएगी, क्या क्या नया सीखा, और फिर दादी से परी वाली कहानी भी तो सुनेगी, है ना रागिनी? विमला ने रागिनी को मनाते हुए कहा। आपको कहानियां आती हैं? उसने हैरानी से कहा। और नहीं तो क्या, तेरे पापा को बचपन में मैंने ही तो कहानियां सुनाई थी। अच्छा, आपने दादी से कहानियां सुनी थी पर मुझे तो कभी नहीं सुनाई, मैं नाराज होते हुए बोली। क्योंकि कहानियां मम्मी और दादी और नानी ही सुनाती हैं, सीमा उसी से उसे समझाते हुए बोली। और पापा उन कहानियों को सच करते हैं। अच्छा। कुछ देर सोचने के बाद रागिनी ने बिमला के साथ सोने के लिए हाँ कर दी। बिमला तो रागिनी को बहला कर ले गई और उनके जाते ही संदीप ने सिटकनी चढ़ा दी और उसके समीप बैठते हुए बोला। ओहो, तो हमारी चाहत का रंग दिखने लगा है, अब हमारी मैडम को भी हमारी ज़रूरत महसूस होने लगी है। तुम मेरी ज़रूरत नहीं, जिंदगी हो संदीप, मेरी मजबूरी नहीं, मेरी मेहंदी का रंग हो संदीप, सीमा ने भावुक होते हुए प्रेमपूर्ण शब्दों में कहा। ओह, तो अब हमारे प्यार की कशिश ने तुम्हें शायरा बना दिया है, उसके होठों को चूमते हुए संदीप ने कहा। तो उसके प्यार भरे स्पर्श से सीमा रोमांचित हो उठी और अनुराग भरी आंखों से उसे देखने लगी। लगता है माँ बहू के दिल का हाल समझ गई थी, तभी रागिनी को अपने साथ ले गई और हमें खबर भी ना हुई, संदीप ने शरारत से उसे बाहों में भरते हुए कहा। तुम नहीं जानते, एक करवा चौथ का सुहागन के जीवन में क्या महत्व होता है, और उसके नाम की हथेलियों में रची लाल रंग की मेहंदी उसके प्रेम की निशानी होती है। सीमा ने संदीप की बाहों में सुकून पाते हुए उसके सीने में सिर छुपा लिया। ऐसा है, फिर तो मैं अवश्य ही तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगाऊंगा। ऐसी मेहंदी किसी भी पति ने अपनी पत्नी को नहीं लगाई होगी। और वह उसके सामने कुर्सी डालकर बैठ गया। सीमा के हाथ को उसने अपनी गोदी में रख लिया और फिर हथेली पर मेहंदी लगाने लगा। संदीप अपने प्यार का रंग चढ़ा रहा था और सीमा उस रंग में डूबी जा रही थी।
मेहंदी के रंग के साथ साथ दोनों के प्यार का रंग गहरा और गहरा और गहरा होता जा रहा था। आज पहली बार सीमा संदीप की बाहों में सोई, क्योंकि रागिनी के होते हुए यह संभव नहीं होता था। दोनों ने मन ही मन खुश होकर माँ को धन्यवाद दिया। सुबह जब उठे तो एक अलग ही एहसास था। दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में झांका और एक बार फिर एक दूसरे की बाहों में खो गए। थोड़ी देर बाद सीमा बोली, पिया जी, अब छोड़ो मुझे, सब क्या सोचेंगे? आज जल्दी नहाना धोना है, पूजा की तैयारी भी करनी है। सच में छोड़ दूं क्या? बाहों में कसते हुए उसके माथे पर अपने प्यार को अंकित करते हुए संदीप बोला। संदीप की शरारत देखकर सीमा ने उसका ध्यान हटाने के लिए अपने हाथों को दिखाते हुए कहा, देखो मेरी मेहंदी कितनी गहरी रची है, मेरा प्यार जो इतना गहरा है। संदीप ने कहा। हाँ सो तो है, सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर संदीप का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, मेरा प्यार भी। संदीप ने अपने हाथ में सीमा का नाम लिख रखा था, उसके हाथ को अपने होठों पर लगाया और चूम कर छोड़ दिया। तुम चाहो तो एक झपकी और ले लो, मैं नहा कर आती हूँ, कहकर वह जाने लगी तो संदीप ने छेड़ा, हाँ सही सलाह है, आज तो वैसे भी रत जगा करना है। उसकी शरारत भरे अंदाज पर सीमा शर्मा गई और जल्दी से जल्दी बाहर चली गई। संदीप उसे ज़्यादा देखता रहा और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। जब वह बिमला के कमरे में गई तो बिमला उठ गई थी और रागिनी सोई पड़ी थी। जीवन जी बाहर बैठक में जा चुके थे। ज़्यादा तंग तो नहीं किया रागिनी ने, ताई जी? कहते हुए उसने उसके पैर छू लिए। बिमला ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। पर अब तू ताई जी ना बोला कर, सीमा, बिमला ने शिकायती लहजे में कहा। संदीप की माँ तो तेरी भी माँ, वह प्यार से बोली। अच्छा ता जैसे ही वह बोलने के लिए मुंह खोला, उसने जीभ काट ली। मम्मी जी, अब तो ठीक है ना? हाँ, हंसते हुए बिमला बोली। आपकी मेहंदी कैसी लगी है? उसने उत्सुकता से पूछा। बहुत अच्छी और गहरी। और तू दिखा? और सीमा की मेहंदी देखकर बोली, देखा कितनी अच्छी मेहंदी लगाई है मेरे संदीप ने, और रंग भी कैसा गाढ़ा आया है। देखकर ही पता लगता है कि कितना प्यार करता है तुझे। मुझे पहले ही पता लग जाता तो बचपन में ही तेरा गठजोड़ा कर देती तुम दोनों का, और अब तक 4-6 पोते पोती खेल रहे होते आंगन में। वह थोड़ा अफसोस कहते हुए प्रसन्नता से बोली। सीमा उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर शर्मा गई और कपड़े लेकर झट से बाथरूम में नहाने घुस गई। उसने आज संदीप की लाई हुई गहरे गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी, जिसके हरे रंग का चौड़ा बॉर्डर था और हरे रेशमी और जरी के धागे से छोटी छोटी बुटियां बनी हुई थी। धुले हुए बालों से बूंद टपक रही थी। सिंदूर भरी चौड़ी मांग और लाल गोल बिंदी, कलाइयों में गुलाबी हरी चूड़ियां, देखकर ही लग रहा था कि नई नवेली दुल्हन है। वह संदीप के पास गई और अपने बालों की लटों को उसके चेहरे पर झटकते झटकते हुए और झट से दूर हट गई। उसे पता था कि अगर वह पास रही तो वह उसे पकड़ लेगा। जल्दी नहाकर बाहर आ जाओ, मैं मम्मी को देखती हूँ, कहकर बाहर निकल गई। संदीप अधखुली आंखों से उसे देखता रह गया। कितनी खूबसूरत लग रही है सीमा। चलो अब चली गई है, पर आज रात तो, सोचता हुआ तौलिया लेकर वह बाथरूम में चला गया। जब वह बाहर निकली तो रमेश आया हुआ था। वह बिमला से बात कर रहा था। उसे देखते ही बोला, शाम को तुझे पूजन के लिए आना है, यह बताने आया था, मम्मी ने बताने के लिए भेजा था। ठीक है भैया, बैठो, मैं चाय बनाती हूँ और उन्हें जगह देती हूँ, सीमा बोली तो रमेश ने मना कर दिया। फिर कभी अभी काम से बाहर जाना है, उसे सोने दे। उसके जाने के बाद विमला बोली, वैसे तो मुझे भी बुलाया है, पर तू चली जाना संदीप और रागिनी को लेकर। मतलब आप भी आज पिताजी के साथ अकेला रहना चाहती हैं? सीमा ने पहली बार अपनी सासू माँ को छेड़ा। धत पगली, कैसी बातें करती है, हमारी तो उम्र हो गई है अब, कुछ झिझकते हुए बिमला बोली। तो क्या हुआ, है तो पति पत्नी ही, और आज तो करवा चौथ भी है, तो पुराने दिन तो याद कर ही सकते हो। अभी तो आप मुश्किल से 45 साल की होगी और पिताजी 50 साल के, 42 की हुई सावन में। वह कुछ लज्जाते हुए बोली, आपको पता है, शहर में तीज त्योहार और शादी ब्याह में इस उम्र के लोग नए जोड़ों की तरह सजते और संवरते हैं। हट, संदीप क्या सोचेगा? वह हिचकिचाते हुए बोली। नहीं, वो तो कुछ नहीं सोचेंगे,
वो तो शहर में रहते हैं और सब जानते हैं, वहाँ पर माँ-बाप के साथ उनके जवान बच्चे भी होते हैं, पर बच्चे भी खुश होते हैं उन्हें जचते देखकर। आप आज आप भी पिताजी के लिए सँवरेंगी तो अच्छे से, और फिर देखना आप पर एक बार फिर से लट्टू हो जाएँगे। सीमा मुस्कुराते हुए बोली। सच में? शहर में ऐसा होता है? विमला भोलेपन से बोली। और क्या? वैसे भी हम तो चाँद निकलेगा उसके बाद ही खाना खाएँगे, तो आते-आते देर हो ही जाएगी। सीमा ने प्यार से कहा। आज सास-बहू का रिश्ता भी पक रहा था। विमला के नाना करते हुए भी अपना मेकअप का सामान ले आई, और क्योंकि उन्होंने कोई नई साड़ी नहीं खरीदी थी, तो उनकी शादी की साड़ी ही निकलवा ली। आज उसने सास को 16 श्रृंगार किए और उनकी शादी की लाल बनारसी साड़ी उन्हें पहना दी। बहुत दिनों बाद इतना सज संवर कर विमला बहुत सुंदर लग रही थी, और अपनी उम्र से कम भी लगने लगी थी। नज़र न लग जाए किसी की, कहकर उसने एक काला टीका अपनी सास के कानों के पीछे लगा दिया, और विमला सीमा के ऐसा करने पर शर्मा गई। शीशे में खुद का रूप देख विमला लज्जा गई कि वह अभी भी कितनी खूबसूरत है। हाय! सच में अभी तो वो जवान है, पर उसे इतना सजा-सवरा देखकर संदीप क्या कहेगा? तब तक संदीप भी तैयार होकर बाहर आ गया और माँ को देखकर चौंक गया। तू मेरी ही माँ है? कितनी सुंदर लग रही है। माँ, तू हमेशा ऐसी ही रहा कर ना। अपनी उम्र से 10 साल छोटी लग रही है। पिताजी देखेंगे तो दोबारा शादी को तैयार हो जाएंगे। संदीप बोल रहा था तो विमला खुश भी हो रही थी, और बेटे के मुंह से ऐसी तारीफ सुन के थोड़ी थोड़ी लज्जा भी रही थी। चल हट, माँ से दिलजोई करता है। अरे कौन किससे दोबारा शादी के लिए तैयार हो जाएगा? कहते हुए जीवन अंदर आ गए, और बिमला को नई नवेली दुल्हन की तरह सजे सवरे देखते रह गया। अरे तू तो आज बहुत सुंदर लग रही है बिमला, उसके मुंह से निकला। फिर बच्चों को वहां खड़े देखकर एकदम से चुप हो गए। अब हम मम्मी के यहाँ चलते हैं। सीमा ने संदीप को इशारा किया। मम्मी पापा को भी आज साथ रहने दो, और दोनों बाहर निकल गए। आज जीवन ने अपनी पत्नी को सजे सवरे देखा तो उसे पाने को मन मचल गया। बच्चों के जाते ही दरवाजा बंद किया और बिमला के पास आ गए। बाहों में लेते हुए बोले, कितनी खूबसूरत लग रही है आज भी। तू हमेशा ऐसे ही रहा कर ना। चलो हटो, जवान बेटे के माँ बाप हैं हम। वो तो सीमा ने जिद करके नारी सुलभ लज्जा से वह शर्माते हुए बोली। हालांकि पति को प्यार करते देख वह अति आनंदित थी। अच्छा किया उसने, मुझे तो लगा जैसे कल ही तुझे ब्याह कर लाया। पत्नी पर जीवन का भरपूर प्यार उमड़ आया। वह बिमला के हाथ पकड़कर कमरे की ओर चल पड़े। उसके अंदर का प्रेमी पति आज बाहर आने लगा, वरना तो कई सालों से दोनों के जीवन में उत्साह खत्म हो गया था। वह घटना इस घटना ने प्रौढ़ावस्था में एक बार फिर दोनों के जीवन को सरस और उमंग से भर दिया था। बिमला की सोई हुई भावनाएं भी पति का उत्साह देख जाग उठी, और वह भी उसके सीने पर सिर टिकाकर बैठ गई। फिर दोनों शुरुआती दिनों के मधुर दिनों को याद करने लगे। तब सीमा संदीप घर पहुंचे तो रेखा भी पूजा के लिए तैयार थी। ननद भाभी ने मिलकर पूजा की। सीमा ने बिमला के लिए बायना निकाला और रेखा ने कांता के लिए। कांता ने सीमा और बिमला दोनों के लिए साड़ी और श्रृंगार का सामान मंगवाया हुआ था। सभी के लिए कपड़े, मिठाइयाँ, करवे आदि। आखिर संदीप के यहाँ तो उसका पहला करवा चौथ था। रमेश और संदीप उनका समय पास करवाने के लिए तरह तरह की हंसी मजाक और चुटकुले सुनाने लगे। सबको कहानी सुनाते देख रागिनी भी बिट्टू को बिमला की सुनाई कहानी आधी अधूरी सुनाने लगी, तो उसकी दादी के साथ सोने वाली बात सभी को पता लग गई। इस तरह हंसी खुशी चांद निकलने का समय हो गया, और सभी पूजा की थाली लेकर छत पर पहुंच गए। चंद्रमा को अर्घ्य देकर सभी ने पूजा की। संदीप ने सीमा को पानी पिलाकर उसका व्रत खुलवाया। उसके बाद खाना खाकर चलने की आज्ञा मांगी, तो आज कांता ने रागिनी को रोक लिया। कल रागिनी दादी के पास सोई थी ना, तो आज नानी के साथ सोएगी। आज नानी उसको परियों की अच्छी अच्छी कहानियां सुनाएगी। कांता इस बात से अनुमान लगा चुकी थी कि क्यों बिमला ने रागिनी को अपने पास से ही सुलाया था। रागिनी वहां तो पहले रहती ही थी, और पहले भी कभी कभी नानी के साथ सोती थी।
और बिट्टू के साथ खेलती थी तो रुकने की हामी भर ली। आज सासू जी की कृपा उनके ऊपर होते देख संदीप प्रसन्न हो गया और सीमा सोचने लगी, माएँ अपने बच्चों की खुशियों का कितना ध्यान रखती हैं। और इस तरह संदीप और सीमा देर रात वापस घर आ गए। सीमा ने माँ के भेजे उपहार और बायना बिमला को दिया और दोनों के पैर छुए। बिमला जीवन ने दोनों के जीवन की मंगल कामना की। आज उनके चेहरे पर रौनक देख सीमा ने महसूस कर लिया कि आज उनके सास ससुर बहुत प्रसन्न हैं। वह भी मन ही मन उनको खुश देखकर खुश थी। उसके बाद फिर दोनों सोने चले गए। सीमा और संदीप आज के दिन को खास बनाने के लिए अपने कमरे की ओर बढ़ गए। कमरे के अंदर जाते ही संदीप ने उसे बाहों में भर लिया। सुबह से उसे मौका ही नहीं मिला था कि वह उससे अपने प्यार का इजहार कर पाता। आज संदीप पूरी शरारत के मूड में था। आज मैदान खाली है। कल तो तुम मेहंदी का नाम लेकर बच गई, पर आज ना रागिनी है और ना ही मेहंदी। सीमा को बाहों में कसते हुए उसके होठों को चूमते हुए बोला, आज कोई बहाना नहीं चलेगा। तो मैं कौन सा बहाना मार रही हूँ? वह उसकी आंखों में झांकते हुए मुस्कुराई। आज तो करवा चौथ है और तुम्हारा पूरा हक है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। शाम पूजा में हुई आरती की लाइनें सीमा ने गुनगुनाई और हल्के से उसकी नाक से नाक छुआ दी। करवा चौथ की रात को दोनों एक दूसरे को अपने अपने प्रेम से सरोबार कर यादगार बनाने लगी। सुबह जल्दी ही सीमा तैयार हो गई क्योंकि उन्हें शहर के लिए निकलना था। उसके बाद रागिनी को मायके से लेते हुए भाइयों के साथ वे बस स्टैंड पहुंची और चल पड़ी अपनी दुनिया में फिर से रचने बसने के लिए। दिवाली पर फिर 3 दिन के लिए दोनों गांव आए। दिवाली के लिए सीमा बहुत सारी चीज़ें खरीद के लाई थी। सास ससुर के लिए कपड़े, पूजा का सामान, घर सजाने के लिए लड़ियाँ आदि। बिमला यह देखकर बहुत प्रसन्न हुई कि सीमा घर परिवार का शहर में रहकर भी बहुत ख्याल रखती है। रात को ही कमल और कांता भी त्योहार का शगुन और मिठाई लेकर सीमा के यहाँ आए और सभी को दीपावली के उपहार दिए। साथ ही बताया कि रमेश का रिश्ता पक्का हो गया है और दिवाली के अगले दिन गोद भराई जाना है और उन सबको भी साथ चलना है। जीवन ने यह कहकर मना कर दिया कि मैं अभी पंचायत के कामों में बिजी हूँ, आप सीमा और संदीप को ले जाइए। वैसे भी यह रस्म तो घर घर के लोगों की ही होती है। ठीक है कहकर कांता और कमल चले गए। अन्नकूट वाले दिन सुबह ही रीमा देवेश भी रोशन जी के साथ आ गए थे और सभी परिवार वाले लड़की वालों के यहाँ जाकर सपना की गोद भर आए। इस तरह सभी से मिलना जुलना हो गया और त्योहार के साथ सगाई भी। अब तो खुश है। पिछली बार रो रहे थे, मैं तो अकेला ही हूँ, किसके साथ खाऊं। रीमा ने रमेश को छेड़ा तो वह खुशी से मुस्कुरा दिया। वैसे तुम्हें भाभी कैसी लगी? सीमा ने पूछा। मैंने कब देखी? रमेश ने कहा। क्यों, तूने नहीं देखी? रीमा आश्चर्य से बोली। ना, मेरे को किसी ने कुछ नहीं दिखाया। वह मुंह बनाकर बोला। फोटो तो देखी होगी? फोटो का क्या, फोटो में तो कोई भी कैसी भी लग सकती है। और अब पूछने का क्या मतलब? जाते हुए तो किसी ने पूछा नहीं, सब मुझे छोड़कर चले गए। अब वह खिजा। मतलब कि भाभी को देखने की तमन्ना है? बड़े झूठे हो देवर जी, रेखा आकर बोली। मेरे मायके में जब पिछली बार लेने गए थे तब वह भी तो आई हुई थी, और अब जब आपको पता चला उसके लिए बात चल रही है तब आपने तो हाँ भर दी थी। यह तो तब की बात है जब रिश्ता तय भी नहीं हुआ था, उसने नाराजगी से कहा। तो अब क्या उसकी शक्ल बदल गई होगी? रेखा ने कहा। और इतना भी मन था तो माँ को साफ साफ कह देते कि साथ चलना है। ओह, तो भैया को इस बात का गुस्सा है। कोई नहीं, थोड़ा इंतज़ार करो, कुछ समय की ही तो बात है। रिश्ता तय हो गया है तो शादी भी हो ही जाएगी, कहकर तीनों खिलखिलाकर हंस पड़े और रमेश मुंह बनाकर बाहर चला गया। पंडित जी को लाकर दोनों की जन्म पत्री मिलवाई गई और शादी की तारीख भी निकलवाई गई। 1 महीने बाद ही रमेश की शादी भी पक्की हो गई। इस तरह दो दो खुशखबरियों के साथ दूज का त्योहार मनाकर सीमा वापस आ गई। इतने सालों की छूटी हुई पढ़ाई के लिए सीमा को दिन रात मेहनत करनी पड़ रही थी। क्योंकि संदीप की इच्छा थी इसलिए वह उसे पूरा करने की पूरी दिलो जान से जुटी हुई थी और उसने आधा कोर्स ख़त्म भी
कर लिया था। इन दिनों प्रयास करके संदीप ने हॉस्पिटल में ही सरकारी आवास प्राप्त कर लिया था। यह आवास काफ़ी बड़ा था। 2 कमरे, ड्राइंग रूम, अटैच लेट बाथ, खुली रसोई और बड़ा सा आंगन और बरामदा। एक कमरे में अपना बेड डालकर दूसरे कमरे में उन्होंने रागिनी का स्टडी रूम बना दिया था और उसके खेल खिलौने भी उसी में सजा दिए थे। सीमा उसका होमवर्क उसी कमरे में कराती और वहीं लूडो वगैरह खेलती। इस तरह दिन का ज़्यादातर समय रागिनी अपने कमरे में बिताने लगी और रात को ही उनके साथ सोती। धीरे धीरे उसे अकेले की आदत पड़ने लगी। रागिनी की कभी छुट्टी होती और सीमा को पढ़ने जाना होता तो बीच में पड़ोसनें उसे संभाल लेती या कभी संदीप घर आ जाता। यूं ही दिन गुजरते रहे और रमेश की शादी के दिन नज़दीक आ गई। शादी से 5 दिन पहले ही सीमा रागिनी को लेकर गांव आ गई। संदीप लगन में शामिल हो गया, उन दोनों को छोड़कर वापस आ गया। आखिर वह इतने दिन की छुट्टी नहीं ले सकता था। वैसे तो वह नहीं चाहता था कि सीमा ज़्यादा दिनों के लिए जाए, पर सीमा की चाह देखकर कि उसके होश में आया कि ये पहली शादी है जो अच्छे से हो रही है और इस शादी को एंजॉय वो करना चाहती है और रागिनी भी मामा की शादी को उत्साहित थी, तो उसे छोड़ आया। रमेश की शादी में दोनों बहनें और रेखा ने मिलकर खूब धूम धड़ाका किया। रेखा की शादी के समय तो सीमा और रीमा दोनों ही बहुत छोटी थी। सीमा की शादी तो छोटी उम्र में ही हो गई थी और रीमा की शादी जिन हालातों में हुई थी वह भी बहुत सादा तरीके से हुई थी। अब वह रमेश की शादी में सारी कसर पूरी करना चाहती थी और यही हाल रीमा का था। दोनों बहनों ने खूब ढोल बजाई और नाच गाना किया और सभी रस्मों में खूब शोर शराबा किया और अपने पुराने दिनों और बचपनों की याद करने किया। संदीप के माता पिता भी सभी रस्मों में शामिल हुए। बिमला भी सीमा को नाचते गाते देख खुश थी। संदीप तो आया नहीं था और देवेश उस घर का छोटा दामाद था। रेखा, सीमा और रीमा ने तीनों ने मिलकर कभी हल्दी लगाकर कभी मेहंदी लगाकर उसकी अच्छी गत बनाई। और जब संदीप एक दिन पहले मंडे वाले दिन वहां पहुंचा तो रीमा और रेखा ने पीछे 3-4 दिनों की कसर निकाल ली। कभी उसे हल्दी लगाकर तंग करती तो कभी लोकगीतों में गालियां सुनाकर। आखिर वह रीमा का इकलौता जीजा और रेखा का नंदोई था। जितनी खबर खिंचाई उसके ससुराल में हुई थी, उतना ही स्वागत सम्मान उनका रमेश के ससुराल में हुआ। जनवासे से बैंड बाजे के साथ बारात लड़की के घर की तरफ निकली। रमेश के दोस्त और देवेश, संदीप जमकर नाचे। आखिर उनके साले की शादी थी, जबकि रोशन जी, जीवन और कमल दूल्हे और दामाद पर नोट वार रहे थे। रेखा प्रेग्नेंट होने की वजह से गई नहीं थी, जबकि रीमा और सीमा दोनों बारात में गई थी। सभी को नाचते देख देख कर रमेश का मन भी नाचने को कर रहा था। वह एक बारगी तो उतरने को हुआ, तब जैसे तैसे कमल ने उसे समझाकर घोड़े पर बैठा कर रखा। नाचते गाते बारात जीवन जी के रोकने टोकने से जल्दी ही दरवाजे पर पहुंच गई। हर स्वागत सम्मान में कमल ने अपने दोनों दामादों और दोनों समधियों को आगे रखा। उनके मान सम्मान से रोशन जी और जीवन जी बहुत प्रसन्न हुए। द्वाराचार के बाद रमेश और सपना की वरमाला हुई। पहली बार पतियों के साथ किसी आयोजन में शामिल दोनों ही बहनें बहुत खुश थी। जहां रीमा हर जगह देवेश को साथ रख रही थी, वहीं संदीप सीमा के आगे पीछे घूम रहा था। सभी रमेश को अपने साथ लेकर दावत पर बैठे और एक दूसरे को रसगुल्ला खिलाकर दावत का मजा लिया। शर्माते झिझकते सीमा और रीमा ने भी संदीप और देवेश के साथ हाथों से खाना खाया और खिलाया। रमेश और सपना के फेरे हुए और फिर विदाई की तैयारी हुई। कांता ने नई बहू सपना का आरती करके घर में स्वागत किया और सभी ने मंगल गान गाकर बधाइयाँ गाई। रमेश का भी घर बसा और माँ बाप, कांता और कमल जी की जिम्मेदारियां पूरी हुई। उनके साथ भी बारात आने के अगले दिन ही संदीप उसे वापस लेकर आ गया। लेकिन अब सीमा का हृदय प्रसन्न था। रमेश की शादी के 3 महीने बाद ही रेखा ने एक सुंदर सी कन्या को जन्म दिया। रमेश सीमा को बुलाने आया तो सीमा ने उसे शनिवार को आने का कहकर वापस भेज दिया। अब की बार संदीप सीमा को लेकर नहीं गया और उसने सीमा को कहा कि उसे खुद ही आना जाना चाहिए, क्योंकि उसकी नौकरी में ज़्यादा छुट्टियां नहीं और एक डॉक्टर की पत्नी में अब इतनी आत्मविश्वास तो होना ही चाहिए। सीमा को भी लगा कि संदीप का कहना सही है। हर छोटी बड़ी बात पर हर जगह संदीप थोड़े ही जाएगा, उसकी भी नौकरी है। सीमा पहली बार रागिनी को लेकर मायके आई। घर में जब सबको पता लगा कि अकेले आई है तो चिंतित हो गई। संदीप ने अकेले कैसे भेज दिया? कांता और बिमला एक साथ बोल पड़ी।
माँ, तुम कैसी बातें करती हो? संदीप, कोई खाली बैठे हैं? डॉक्टर हैं, जब मर्जी छुट्टी नहीं कर सकते। और अब मैं वहाँ रहती हूँ, तो इतना तो मुझे आना ही चाहिए कि वक्त बेवक्त कहीं आना जाना हो तो मैं संदीप का मुंह न देखे। संदीप की तरफदारी करते हुए सीमा बोली। तो पास बैठी बिमला और कांता को लगा शायद ठीक ही कह रही है। वह तो हमने कभी अकेले आते जाते नहीं देखा, इसलिए थोड़ा हैरान हो गई और चिंतित भी हो गए। सीमा ने जब माँ को बताया कि वह रुक नहीं सकती क्योंकि संदीप ने कोचिंग में एडमिशन करा दिया है और वह 12वीं की परीक्षा दे रही है, क्योंकि संदीप उसे आगे पढ़ने के लिए कह रहे हैं। अगर संदीप कह रहा है तो ठीक ही कह रहा होगा, जैसी उसकी मर्जी। अच्छी बात है तूने आगे की पढ़ाई की, शायद इसलिए संदीप तुझे गांव नहीं भेजता कि तेरी पढ़ाई का हर्जा होगा। चल, इसमें तू और संदीप खुश हैं, हम तो उसी में खुश हैं। डॉक्टर है तो उसकी पत्नी भी तो पढ़ी लिखी होनी चाहिए, और अगर वह ऐसा चाहता है तो उसमें बुराई क्या है? तो रीमा बोल पड़ी, कोई नहीं जीजी, मैं रुक जाऊंगी। पहले जापे में आप आई थी तो दूसरा मेरे नाम। रीमा समझदार हो गई थी, शायद ठोकर लगी तो संभल गई और फिर साल से अपनी गृहस्थी भी खुद ही संभाल रही थी। अगर संदीप चाहता कि सीमा पढ़े तो ठीक है, हमें बाधा नहीं बनना चाहिए, माँ ने मन ही मन सोचा। बिमला को भी जब पता लगा कि संदीप सीमा को आगे पढ़ा रहा है और इसलिए शहर में रख रहा है तो समझ गई, डॉक्टर है तो अपनी पत्नी को भी अपने बराबर देखना चाहता होगा, इसलिए वह शायद अभी बाप नहीं बनना चाह रहा। शादी को और 10-11 महीने हो गए, अभी तक कोई खबर नहीं मिली। बिमला मन ही मन सोचने लगी, सीमा से पूछे या ना पूछे। फिर सोचा, अभी नहीं पूछती, साल हो जाए फिर बात करूंगी। नामकरण वाले दिन संदीप आया और एक दिन रुककर सीमा को साथ लेकर चला गया। सभी उन्हें लाइफ में आगे बढ़ते देख खुश थे, विशेष तौर से कांता। उनकी बेटी ने अपने जीवन में बहुत कुछ झेला था और अब वह खुशहाल जिंदगी जी रही थी और खुश थी। वापस आकर सीमा फिर से पढ़ाई में जुट गई, क्योंकि उनके गांव जाने से उस दिन की पढ़ाई का ब्रेक हो गया था। सीमा और संदीप की शादी को 1 साल होने वाली थी। सीमा तो अपने जीवन में इस दिन का कोई खास चाव देखा नहीं था। 2 बार करण के साथ ये दिन पड़ा था, तब वे दोनों पिता का आशीर्वाद लेती और सीमा हलवा बनाकर भोग लगाती, सब मुंह मीठा करते। पर अब वह शहर में थी और आसपास देखती थी कि पति पत्नी में इस तरह के खास क्रेज होता है। अभी पिछले महीने ही संदीप के दोस्त ने अपनी शादी की पहली एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी। सीमा सोचने लगी, और कुछ नहीं तो वो संदीप को अच्छा खाना खिलाएगी। इतने दिनों में वह अपनी पसंद और उसकी पसंद को जान गई थी। शाम को सज सवर कर तैयार रहेगी, जब वह अस्पताल से लौट कर आएगा तो उसे कुछ गिफ्ट भी देगी। अब वह क्या गिफ्ट दे जो उसे बहुत पसंद आए, सोच में डूब गई। अभी वह विचारों में गुम थी कि दरवाजे पर खटखट की आवाज़ हुई, तो उसने उठकर दरवाज़ा खोला। ये संदीप था। उसने तेजी से आगे बढ़कर सीमा के मस्तिष्क को चूमा और फिर उसे गोद में उठाकर चक्कर काटने लगा। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक और पार्ट में, तब तक के लिए कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।